दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू क्लासेज हल्सी में। गाइस, आज इस वीडियो में हम 12 क्लास के 100 मार्क्स इंग्लिश के बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे, जो कि आपको आने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा में काफ़ी मदद पहुंचाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार इससे सवाल रहा है। मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, यह जो लाइन है वह किस चैप्टर का है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट का मतलब होता है कि आधुनिक आविष्कारें जो है वह इतनी पागल कर देने वाली हैं कि उसे रोक पाना संभव नहीं है। और यह जो लाइन है वह इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, और जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर एक एसे है, ध्यान दीजिएगा, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत इज़ माई होम इज़ रिटेन बाय। भारत इज़ माई होम इज़ रिटेन बाय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत इज़ माई होम इज़ रिटेन बाय, भारत इज़ माई होम जो है एक स्पीच है, ठीक है। भारत इज़ माई होम एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 1967, याद रखिएगा इस तिथि को, 1967 यानी 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने थे। और उसी समय जब ये ऑथ सेरोमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये भाषण दे रहे थे, उसी भाषण का एक हिस्सा है, ठीक है। इसके पहले वो बिहार के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जाने माने एडुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर। यहाँ पे एज होना चाहिए, नानू काका वाज रिलेटेड टू द ऑथर या नरेटर एज ही वाज हिज। देखिए यहाँ पे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। इस प्रश्न में अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, और आप जो है वो इसको क्लियरली गेन करें। नानू काका जो है वह ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर का जो है वह चीफ कैरेक्टर हैं, और कहते हैं कि नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर, यानी नरेटर से वो कैसे संबंधित हैं? एज ही वाज हिज, ठीक है। यानी ये जो ही है ये आया है नरेटर के लिए, यानी लेखक जो है, और ये हिज जो आया है वो नानू काका के लिए आया है। तो यहाँ पे जो है वह हिज जो है वो नानू काका के लिए आया है। तो एज ही वाज हिज यानी नानू काका के वो कौन रहते हैं नरेटर? तो नेफ्यू रहते हैं। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। इस प्रश्न को फिर से समझिए कि नानू काका वाज रिलेटेड टू द ऑथर एज ही वाज हिज नेफ्यू, यानी नानू काका जो है वह ऑथर के मैटरनल अंकल रहते हैं, मामा रहते हैं। तो डेफिनेटली क्या होंगे कि जो नरेटर होंगे या ऑथर होंगे वो नानू काका के क्या हो जाएंगे? नेफ्यू हो जाएंगे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रो इज। ये लाइन जो है, ये प्रश्न जो है वह आई हैव ए ड्रीम पार्ट से लिया गया है, जिसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रखिएगा, इसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं इनको 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में 1964 में इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, ठीक है। 1964 में यानी 1964 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और वो जो है वहाँ पे रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन को, अमेरिका में जो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पे लिंकन मेमोरियल हॉल में वो स्पीच देते हुए कहते हैं कि द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रो इज़ बैंकरप्ट, यानी निग्रो के लिए जो है वह न्याय का जो बैंक है वह क्या हो गया है? दिवालिया हो गया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल वाज अ, देखिए क्या है, बर्ट्रैंड रसेल जो है वह
जाने माने मैथमेटिशियन हैं। बर्ट्रैंड रसेल क्या है, मैथमेटिशियन भी हैं और ब्रिटिश फिलोसफर भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा कि बर्ट्रैंड रसेल जो है वह मैथमेटिशियन भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं और ब्रिटिश फिलोसफर भी हैं। और इनको जो है वह लिटरेचर के क्षेत्र में 1950 ईस्वी में, ईस्वी याद रखिएगा खास करके उनका जिनका नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो बर्ट्रैंड रसेल को 1950 ईस्वी में जो है वो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड इफेमिनेट पास टाइम। देखिए ये जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन जो है द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है, जिसमें कि मनोरंजन के लिए गॉड्स को कलेक्ट करना जो है वह इफेमिनेट वर्क कहलाता था, यानी अर्धनारी वाला काम कहलाता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड इफेमिनेट पास टाइम। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिथैटी वीमेन गो टू देयर डैश हाउस टू अ स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ देयर प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन जो है वह ए चाइल्ड इज़ बोर्न पार्ट से लिया गया है, और जिसमें जो है बात की गई है ट्रेडिशनल चाइल्ड बर्थ के। तो ट्रेडिशनल चाइल्ड बर्थ की बात की गई है, तो उसमें कहा गया कि सिथेटी वीमेन जो है वह प्रेगनेंसी के दौरान जो है वह अपने माँ के घर जाती है, मदर्स हाउस, और वहीं पर वो बच्चों को जन्म देती है और वहीं पर उनका लालन पालन होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिथेटी वीमेन गो टू देयर मदर्स हाउस टू अ स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ हर देयर प्रेगनेंसी। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि द अर्थ हैज़ बिन रिटन बाय, द अर्थ हैज़ बिन रिटन बाय, ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी है, और अर्थ जो है वो एचिवेट्स के द्वारा लिखा गया है। अर्थ किन के द्वारा लिखा गया है, एचिवेट्स के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर का जो चीफ कैरेक्टर है वो एक टेनेंट फार्मर होता है, जॉनसन उसका नाम होता है। इस चैप्टर का जो चीफ कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है जॉनसन। ठीक है, जॉनसन है ना, इस चैप्टर का जो चीफ कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है जॉनसन। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखेंगे कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। ठीक है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई इस, तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई जो है वह एक ऐसे है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई क्या है, ऐसे है जो कि पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई जो है वो एक ऐसे है जो कि पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पर्ल एस बक नाम याद रखेंगे। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू बक द पुअरेस्ट पीपल इन इंडिया, पर्ल एस बक जो है वह इंडिया ही है, इंडिया के लोगों से मिलने के लिए, यहाँ के बैकग्राउंड को जानने के लिए, चूँकि वो इंडियन बैकग्राउंड से ही बिलोंग करती है। तो अकॉर्डिंग टू बक, बक के अनुसार द पुअरेस्ट पीपल इन इंडिया आर वाइज एंड इनेटली सिविलाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक के अनुसार जो यहाँ के गरीब लोग हैं वो कैसे हैं, बुद्धिमान हैं और पूर्ण रूप से क्या हैं, सभ्य हैं। ठीक है, सहज रूप से सभ्य हैं, पूर्ण रूप से सभ्य हैं। यानी बक के अनुसार जो गरीब लोग हैं भारत के वह क्या हैं, काफ़ी सभ्य हैं, काफ़ी सहज हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ए मैरिज प्रपोजल हैज़ बीन रिटन बाय, ए मैरिज प्रपोजल जो कि एक ड्रामा है, जो कि एक कॉमेडी भी कह सकते हैं, ड्रामा है, और वो जो है वो एंटन चेकॉव के द्वारा लिखी गई है। ये वन एक्ट प्ले है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कई बार सवाल रहा है, वन एक्ट प्ले है। ठीक है, वन एक्ट प्ले है। तो मैरिज प्रपोजल जो है वो वन एक्ट प्ले है, इसमें दिमाग में रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, बहुत बार सवाल यहाँ से परीक्षा में पूछा गया है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है, हमारा अगला सवाल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, पहले ही हम जानते हैं। और महात्मा गांधी को हम लोग बापू या फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। ठीक है, बापू या फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। इनका जन्म जो है वह 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मनोहर मालगांवकर इज़ एन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मनोहर मालगांवकर इज़ एन। तो
तो मनोहर मालगांवकर जो है वह एंडो एंग्लियन राइटर है। कैसे राइटर हैं? एंडो एंग्लियन राइटर हैं। मनोहर मालगांवकर इज़ एन एंडो एंग्लियन राइटर। कहीं कहीं इसको लिखा हुआ मिलेगा आपको एंग्लो इंडियन, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा आपको लिखा हुआ एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। तो आप दोनों को एक ही समझेंगे, कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है एंग्लो इंडियन लिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब होता है कि यह जो है वह इंडियन और फॉरेन बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो मनोहर मालगांवकर इज एन एंडो इंग्लियन राइटर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन रेफर टू, ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रन रेफर्स टू निग्रोस। देखिए यहाँ पे गॉड चिल्ड्रन जो है वो निग्रो को कहा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ये प्रश्न आई है बाय ड्रीम पार्ट से लिया गया है, जिसमें मार्टिन लूथर किंग ने जो है वो गॉड चिल्ड्रन निग्रो को कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आवर एटीट्यूड टुवर्ड आवर हर्ड इज हॉस्टाइल, ठीक है। इस प्रश्न को समझिएगा, आवर एटीट्यूड टुवर्ड आवर हर्ड इज हॉस्टाइल, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड पार्ट से ये प्रश्न लिया गया है, और जिसमें क्या होता है कि लेखक ने जो है ये कही है बात कि हमारा जो एटीट्यूड होता है विद इन आवर हर्ड्स, इसको अच्छे से समझिएगा, विद इन आवर हर्ड्स मतलब हम लोग अपने झुंड के अंदर जो है, अपने कौम के अंदर जो है वो फ्रेंडली ट्रीट करते हैं, लेकिन जैसे ही आउटसाइड आवर हर्ड होगा तो वो हॉस्टाइल यानी विरोधी हमारा प्रकृति और प्रवृत्ति हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न को कि आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आउटसाइड आवर हर्ड इज हॉस्टाइल, लेकिन विद इन आवर हर्ड्स रहता तो क्या हो जाता? फ्रेंडली हो जाता। क्लियर है गाइस? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सेवई लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। सेवई जो है वो कहाँ रहता था? हार्बर टाउन में रहता था। सेवई लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, सेवई जो है वो हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर टाउन का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे छोटा सा शहर होता है, उस शहर को हार्बर टाउन कहते हैं। और सेवई जो है वो द आर्टिस्ट पार्ट का चीफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ से एक बात जान लेते हैं कि सेवई जो है वो 12 साल का एक लड़का रहता। कितने साल का रहता? 12 साल का, 12 ईयर्स ओल्ड जैपनीज बॉय रहता, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस हैज़ बीन रिटन बाय। हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो कि एक ऐसे है जो कि डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखी गई है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो कि एक ऐसे है जिसमें प्रेस के स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, वो डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है। डेफिनेटली आपको ये वीडियो जो है वह एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद पहुंचाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वेंजय लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14, यानी बेंजे जो है वह 14 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ देता। दिमाग में रखिएगा कि बेंजे जो है वह द अर्थ चैप्टर का एक कैरेक्टर है, द अर्थ का है, ठीक है। बेंजे जो है वह द अर्थ चैप्टर का एक कैरेक्टर है जो कि टीनेंट फार्मर जॉनसन का बेटा रहता है, इकलौता बेटा रहता है, और ये 14 साल की उम्र में स्कूल क्या करता है? छोड़ देता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, ठीक है। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एस वक्स लाइफ, ठीक है। भारत जो है वह पर्ल एस वक के जीवन का एक जो है वह क्या था? प्रति छाया था, ठीक है। यानी पर्ल एस वक के जो बैकग्राउंड लाइफ थे वो कहीं ना कहीं इंडिया से कोरिलेटेड थे। उनके जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं वो इंडिया से रिलेटेड थे। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि पर्ल एस वक के जीवन का एक बैकग्राउंड रहा है इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है ए मैरिज प्रपोजल इज, ए मैरिज प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ए मैरिज प्रपोजल इज, ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल इज एन, यहाँ पे होना चाहिए एन वन एक्ट, माफ करें यहाँ पे वन एक्ट प्ले, ठीक है। ए मैरिज प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले, ठीक है। मैरिज प्रपोजल जो है वो वन एक्ट प्ले है,
वन एक्ट प्ले है, ठीक है। मैरिज प्रपोजल जो है वो क्या है, वन एक्ट प्ले है। दिमाग में इस चीज़ को हमेशा रखेंगे। वन एक्ट प्ले का मतलब होता है ऐसा प्ले जिसके कई सीन हो सकते हैं लेकिन मोटो उसका एक ही हो, वो एक ही चीज़ को लेकर के बनाया गया हो। आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है द पेट हैज़, माफ़ करें यहाँ पे पोएट होना चाहिए, द पोएट हैज़ ओवरकम हिज ग्रीड, यानी लेखक जो है वह लालच को पराजित कर चुके हैं, लालच को हरा चुके हैं, यानी लालच से ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। हमारा अगला जो पॉइंट है द सन डज नॉट हैव डिज़ायर एंड सेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ये जो है वह स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट का चैप्टर से लिया गया है, जिसमें लेखक अपनी प्रेमिका को परसुए कर रहे हैं, मना रहे हैं, और उसी में ये बातें कही जा रही है कि द सन डज नॉट हैव डिज़ायर एंड सेंस, यानी सूर्य का जो है वह ना कोई चाहत है, ना कोई अभिलाषा है, ना कोई आकांक्षा है, ना ही उसका कोई सेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द लाइन लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत VVI लाइन है। कई बार इस लाइन का एक्सप्लेनेशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि द लाइन लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, यह लाइन जो है वह किस चैप्टर से लिया गया है। तो यह लाइन जो है वह एन एपिटैफ चैप्टर से लिया गया है, जो कि एक पोएम है, और ये वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई है, जिनको कि हम लोग चिल्ड्रंस पोएट के नाम से भी जानते हैं, वाल्टर डी ला मेयर को, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लीव्स ऑफ ग्रास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो कविता का एक संग्रह है, किनका है, तो वो है वाल्ट विटमिन का। वाल्ट विटमिन का कविता संग्रह है, और वाल्ट विटमिन जो है वो एक अमेरिकन पोएट है, ये बात दिमाग में रखेंगे। वाल्ट विटमैन जो है वो अमेरिकन पोएट है, ठीक है। वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट है, दिमाग में रखेंगे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कमला दास इज एन इंडियन पोएट, कमला दास जो है एक भारतीय कवि हैं, और ये मुख्य रूप से मलयालम लिटरेचर से संबंधित है, मलयालम है ना, ये मलयालम लिटरेचर से संबंधित है, ठीक है। कमला दास जो है वह मलयालम लिटरेचर से संबंधित है, ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अ स्नेक हैज़ बीन रिटन बाय, स्नेक एक पोएम है और वो किन के द्वारा लिखी गई है, तो स्नेक पोएम जो है वो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। D.H. लॉरेंस जो कि एक ब्रिटिश पोएट रहते हैं, उनके द्वारा ही लिखी गई है स्नेक पोएम। हमारा अगला जो प्रश्न है वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, और यहाँ से भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन रहा है। फायरहाइम हैज़ बीन रिटेन बाय, फायरहाइम का मतलब था अग्निगान, यह किनके द्वारा लिखी गई है, तो अग्निगान जो है वो KKN दारूवाला के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है, KKN दारूवाला के द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, KKN दारूवाला के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, मैकिविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन रिटन बाय, मैकिविटी जो कि एक मिस्ट्री कैट है, रहस्यमयी बिल्ली है, वह किन के द्वारा लिखी गई, तो मैकिविटी द मिस्ट्री कैट T.S. इलियट के द्वारा लिखी गई है, और T.S. इलियट को 1948 ईस्वी में लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। यानी T.S. इलियट को 1948 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला है। खास करके वैसे राइटर जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, कब मिला है और किस क्षेत्र में मिला है, वो ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है कि लिटरेचर के क्षेत्र में ही मिलेगा, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे किन किन ऑथर्स को, किन किन पोएट को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है, तो T.S. इलियट को 1948 ईस्वी में मिला है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है द सोल्जर इज़ अ वार पोएम, ठीक है। देखिए क्या है, द सोल्जर इज़ अ वार पोएम, द सोल्जर जो है एक वार पोएम है, द सोल्जर इज़ अ वार पोएम, कैसा कविता है, द सोल्जर वार पोएम है, यानी इसमें युद्ध के बारे में बात की गई है, इसमें प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा की गई है, और ये जो है वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। किन के द्वारा लिखी गई है, रूपर्ट ब्रूक जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, रूपर्ट ब्रूक जो कि इंग्लैंड सेट का आखिरी सवाल है कि फिजिकल ब्यूटी इज़, ठीक है, फिजिकल ब्यूटीज यानी शारीरिक सुंदरता जो होती है वो क्षणभंगुर होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। शारीरिक सुंदरता जो है वो समय के साथ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो गाइस आई थिंक सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है,
और आप इस वीडियो से बेनिफिटेड हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।